प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 9th क्षितिज में जो चैप्टर 2 है ल्हासा की ओर, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं आसान सी भाषा में। बच्चों, इसके लेखक जो हैं वो हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा वृत्तांतों के लिए जाना जाता है। इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है और मतलब ये जो प्रसिद्ध थे, ये अपने घुमक्कड़ी के लिए प्रसिद्ध थे। इनको क्या था, घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ था, ठीक है। और 100 से भी अधिक देशों की ये यात्रा कर चुके थे। और जब भी ये यात्रा करते थे तो उसका क्या करते थे, यात्रा वृत्तांत लिखते थे, ठीक है, जिससे पाठक विभिन्न जगहों से क्या होते थे, परिचित होते थे। तो इसका जो सारांश है वो इस प्रकार से है कि ल्हासा की ओर पाठ जो है वो यात्रा वृत्तांत है, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन है। और ये जो लिखा गया है ये 1929 और 30 की बात है। और नेपाल जाने का जो रास्ता है उस रास्ते का ये वर्णन है। और उस समय पे क्या था, भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ जुड़ जाना है, ठीक है, ताकि आप घर बैठे क्या कर सको, अपनी पूरी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन आसान भाषा में कर सको, ठीक है। तो जो ये यात्रा वृत्तांत है, ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाला एक दुर्गम रास्ते का वर्णन है। राहुल सांकृत्यायन जी इस यात्रा वृत्तांत द्वारा हमें तत्कालीन जो तिब्बत समाज के बारे में जितनी भी जानकारी है उससे क्या कराते हैं, परिचित कराते हैं, ठीक है। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत लेखक जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, वह जिस रास्ते पर लेखक चल रहे हैं उस रास्ते का ये वर्णन कर रहे हैं। वो क्या था, नेपाल जाने का मुख्य रास्ता था, ठीक है। नेपाल से तिब्बत जाने के बीच का जो रास्ता था वो है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फरिकलिंगपुर। अब है इसका नाम, अब ये अस्तित्व में आया है। पहले इसका नाम मतलब उस समय पे इसका नाम नहीं रखा गया होगा। तब सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भी जितने भी आयात निर्यात होता था, मतलब व्यापारिक जो रास्ता था ये रास्ता था। और साथ साथ में ये क्या था, सैनिक रास्ता भी था, ठीक है। इसीलिए जब लेखक चल रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जगह जगह पे क्या है, फौजी चौकियां बनी हुई हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ कष्ट था और कुछ क्या था, आराम भी था, कुछ कष्ट था। वहाँ पे क्या था, जाति पात छुआछूत इस प्रकार की कोई भावनाएं नहीं थी। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। चोरी का डर बहुत रहता था वहाँ पे। और चोरी के डर से एकदम से जो क्या होते थे, निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे होते थे उनको घर में नहीं घुसने दिया जाता था, वरना और लोग जो होते थे सामान्य किसी के भी घर में आ जा सकते थे, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे अपनी झोली से आप चाय निकाल के किसी को भी बनाने के लिए दे सकते थे। घर की बहू या सास आपको क्या कर सकती है, चाय बना के दे सकती है, ठीक है। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से उनके पास आए, ठीक है। और लेखक ने उसे 2 चिंटे दे दिए। तत्पश्चात वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव पहुंच गए, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि उनके साथ कौन था, उनका एक परिचित उनको मिला जिसका नाम सुमति था। अब थोड़ा सा यहाँ पे सुमति का परिचय हम जान लेंगे। सुमति कौन था, एक मंगोल भिक्षु था, ठीक है, जिसका वास्तविक नाम क्या था, लेब्जटोक था, ठीक है। लेकिन इसका जो अनुवाद होता है हिंदी में वो होता है सुमति प्रज्ञा। लेकिन लेखक क्या करते थे, सुविधा के लिए उसको क्या कहते थे, सुमति नाम से पुकारते थे, ठीक है। उस गांव में सुमति जो लेखक का दोस्त था के परिचित लोग रहते थे, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे जान पहचान का होता ही है, हर जगह पे जान पहचान रहती है तो आपको रहने खाने की उचित व्यवस्था मिलती है। तो इसी प्रकार लेखक को भी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे मिल गई, ठीक है। लेकिन जब 5 साल बाद लेखक पुनः इसी रास्ते से लौटे थे तब वो भिखमंगे के वेश में भी नहीं थे। वो क्या थे, एक भद्र का अर्थ होता है सभ्य सुशिक्षित, और बहुत अच्छे कपड़े लेखक ने पहने थे। उसके बावजूद भी उनको क्या नहीं मिला, वहाँ पे अच्छा रहने खाने की व्यवस्था नहीं मिली। और पहले वो भिखारी के वेश में क्यों गए थे, क्योंकि भारत के लोगों का जाना तिब्बत में क्या था भाई, अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने अपने मित्र के साथ मिलके यात्रा तो करनी थी लेखक को, तो उन्होंने भिखमंगे का क्या कर रखा था, मतलब जो भिखारी होता है इस प्रकार से फटे पुराने कपड़े पहन के वो वेश धारण कर रखा था, ठीक है। और उनके जो दोस्त थे सुमति
ठीक है। उसकी काफ़ी जान पहचान वहाँ पे थी, तो लेखक को काफ़ी अच्छी सुविधा मिली। लेकिन बाद में जो हुआ, लेखक ने क्या कर रखा था, भद्रवेश, काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उसके बावजूद भी उनको क्या नहीं मिला, वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं मिली। ठीक है। आगे कह रहे हैं, यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे, किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने की अच्छी कोई जगह नहीं मिली। उन्हें गांव की किसी जो झोपड़ी है उस झोपड़ी में रहना पड़ा। आगे लेखक लिख रहे हैं कि दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त जो सुमति हैं, डांडा थोंगला पार करना था। डांडा का अर्थ क्या होता है, बहुत ऊंची पहाड़ी। ठीक है। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे मतलब पहाड़ जो होते थे बड़े खतरनाक होते थे। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण जो होता था, दोनों तरफ गांव का अस्तित्व नहीं दिखाई देता था। और यहाँ पे क्या था भाई, डाकुओं के छिपने का क्या था, ये बहुत उचित स्थान था। अगर डाकू पकड़ लेते तो सीधे क्या करते थे, मार देते थे, और उसके बाद देखते थे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मारा है उसके पास पैसे या सामान है या नहीं, पहले उसको क्या कर देते थे, मार देते थे। ठीक है। तिब्बत में हथियारों का कानून नहीं था, इसीलिए वहाँ पे कोई भी लोग पिस्तल और इस प्रकार से बंदूक रखते थे। ठीक है। लेखक को डाकुओं का भय तो नहीं था, क्योंकि वो भिखारी के वेश में थे। जहाँ कहीं उन्हें डाकू सूरज जैसे कोई आदमी दिखे या शक हो उनको, तो वो तुरंत भीख मांगना प्रारंभ कर देते थे। लेखक और उनके साथी सुमति, अगला लक्ष्य लंगकोर था, जो क्या था, 16-17 मील था। ठीक है। लेखक ने क्या किया कि देखा कि भाई क्या है, बहुत अधिक दूरी है, तो लेखक ने मित्र से कहा कि हम क्या कर लेते हैं, घोड़े रख लेते हैं और उस पर क्या कर देंगे, घोड़ों में सामान डाल देंगे और किसी किसी टाइम खुद भी बैठ जाएंगे। दूसरे दिन घोड़े की सवारी करके डांडे की ओर चले और वहां दोपहर में पहुंचे। वे जब डांडे पर पहुंचे तो समुद्र तल से लगभग 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पे थे। वहाँ उन्हें बिना किसी बर्फ और हरियाली के क्या दिखे, नंगे पहाड़ दिखे। ठीक है। ना उन पहाड़ों पे बर्फ थी, ना हरियाली थी, बिल्कुल नंगे पहाड़, सूखे सूखे पहाड़ थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पे वहाँ पे एक देवता था, जिस पे कैसा देवता था, वहाँ पे पत्थरों का ढेर था, जानवरों के सींग थे और रंग बिरंगे कपड़े थे, और झाड़ियों से उसे क्या कर रखा था, सजा रखा था। ठीक है। वापस उतरते समय लेखक का घोड़ा काफ़ी सुस्त पड़ गया, जिससे लेखक अपने दोस्त जो सुमति थे उससे काफ़ी पीछे हो गए। आगे आने पर लेखक को 2 रास्ते दिखाई दिए। बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले तो पता चला भाई बाएं नहीं जाना था, दाएं जाना था। ठीक है। इससे वो और ज़्यादा पिछड़ गए। ठीक है। उनका घोड़ा भी काफ़ी थक गया था, वो भी धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है। जब घर पहुँचे तो सुमति काफ़ी गुस्से से मिले, और सुमति ने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय गर्म की, परंतु जब लेखक ने कारण बताया तो सुमति का गुस्सा जो था वो तुरंत ठंडा हो गया, और वे लंगकोर में एक अच्छी जगह ठहर गए। यहाँ भी उनके काफ़ी शुभ चिंतक थे। दोनों ने पहले चाय सत्तू खाया और फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला, जो वहाँ पे लोकल जो भोजन मिलता होगा वो खा लिया। ठीक है। फिर अगले दिन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक ने दूसरे दिन तिंगरे के विशाल मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा एक टापू सा दिखाई दे रहा था। इस टापू में दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी। इस पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधिगिरी। ठीक है। वहाँ भी आसपास के गांवों में सुमति की काफ़ी जान पहचान थी। सुमति ने अपने मित्रों मतलब जो परिचित थे उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन लेखक ने क्या कर दिया, मना कर दिया। लेखक ने कहा, भाई जो तुम्हें वहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे जाके क्या करते थे, पूजा पाठ करते होंगे, क्योंकि वो एक मंगोल भिक्षु थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा, तुम अपने यजमानों के साथ ना जाके मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें लहासा पहुँच के क्या कर दूंगा, पैसे दे दूंगा। जिसे सुमति ने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। ठीक है। तत्पश्चात दोनों आगे बढ़ना प्रारंभ किया। वे सुबह जल्दी चलना शुरू नहीं किए थे, इसीलिए कड़ी धूप में उनको क्या करना पड़ा, चलना पड़ा। वे अपने अपने सामान को अपने पीठ पर लाद कर हाथों में डंडे लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान मिलना चाहते थे, जिससे वे बहाना बना करके लेखक को सेकर बिहार चलने को कहा। अब वो किसी यजमान से मिलना चाहते थे, जिससे उन्होंने कहा कि भाई सेकर बिहार चलने का बहाना बनाए। लेखक के अनुसार तिब्बत में क्या होता था, छोटी छोटी भूमि होती थी जो जागीरदारों में बटी होती थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठ जो होते थे, बौद्ध मठ, उनके हाथों में होता था।
अपनी अपनी जागीरों में प्रत्येक में एक क्या होता था, जागीरदार होता था। कुछ खेती जो क्या करता था, स्वयं करता था। जिस काम के लिए मजदूर उन्हें क्या मिलते थे, बेगार में ही मिल जाते थे, मतलब फ्री में मिल जाते थे। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, ठीक है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं था, ठीक है। इस प्रकार के वहाँ पे जो छोटे छोटे हिस्से थे वो जागीरदारों में बटे हुए थे। और इसका जो क्या होता था, अधिकतर मतलब जो वहाँ पे ज़्यादा प्रबंध था वो किसका था, बौद्धों का था भाई, बौद्ध मठों का था, ठीक है। शेखर की खेती का मुखिया जो था वो कौन था, नमसे उनका नाम था। वो एक भद्र व्यक्ति थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे, लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ पर उनको क्या मिला, अच्छा एक क्या मिला, नामी मंदिर था, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था बौद्धों का, जिसका नाम क्या है, कंजूर, ठीक है, कंजूर था उसका नाम। और वहाँ पे क्या है, 103 पोथियाँ रखी गई थी, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई, ठीक है। उनका वो काफ़ी धार्मिक स्थान है। लेखक का आसन जो होता है बैठने का वहीं पे था। लेखक उसे पढ़ने में क्या हो गए, मग्न हो गए, ठीक है। तभी सुमति ने आसपास अपने परिचितों से मिलने की इच्छा प्रकट की, तो लेखक ने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया, क्योंकि लेखक क्या हो गए थे, बिजी हो गए थे, पढ़ने में बहुत व्यस्त हो गए थे, ठीक है। और लेखक ने सोचा कि सुमति को लौटने में क्या होंगे, 2-3 दिन का समय लग जाएगा, परंतु वे तो दोपहर को ही वापस आ गए। तिंगरे गांव वहां से दूर नहीं था। तत्पश्चात दोनों ने क्या किया, अपना अपना सामान पीठ पे उठाया और भिक्षु जो नमसे थे उनसे विदाई लेके चल पड़े, ठीक है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से जो ल्हासा की ओर है ये पाठ हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, तब तक आप आराम से अध्ययन करते रहिए।